नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। एक ऐसी शीट जो कि नॉन कंडक्टिंग है, जिसकी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट, उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब कि एक अचालक शीट है, लेंथ कितनी है इनफाइनाइट, जिसकी वजह से हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग के बारे में हम जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट पहले मैंने बनाई कि ये मान लो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, और इस पे रखा हुआ है चार्ज, इट्स अ नॉन कंडक्टिंग शीट, और यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। पता है यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि इसके हर एक प्लेस पर अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो वो एक समान रूप से फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर मान लो इस वाले एरिया में, इस वाले पार्ट पर ज्यादा चार्ज है, यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, ऐसा नहीं होगा। चार्ज इसके पूरी की पूरी शीट पर कैसा होगा, समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और जो उसकी चार्ज डेंसिटी है उसको अपन ने क्या माना हुआ है, सिग्मा, दैट इज कंसिडर एज अ सिग्मा। याद रखना, वो अपने काम आएगा। ठीक है, अब मुझे इस शीट की वजह से इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो मैंने बोला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब दो से तीन चीज समझो जहां आपको कंफ्यूजन होता है। पहली बात तो ये शीट रखी कैसे है, ये शीट ऐसे रखी है, इट्स लाइक दिस, ऐसे नहीं तो फिर P पॉइंट में को यहां डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपन ने कैसे मान रहा है, शीट ऐसे रखी, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, यह शीट बहुत ही पतली है, वेरी वेरी थिन। इस चीज को आप दिमाग में पहले बैठाओ कि यह शीट बहुत बहुत, जितनी पतली से पतली, जितनी थिन से थिन आप सोच सकते हो ना, यह उतनी पतली शीट है। इस चीज को आप ध्यान रखना। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, जहां पर चार्ज रख दूंगा वहीं रखा रहेगा। ठीक है, अब मेरे को यहां पर P पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना चाहिए कि इस पूरी शीट की वजह से, इस पूरी शीट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना होगा। देखो, जो तुम गलत सोचते हो वो समझो। तुम एक्चुअली क्या सोचते हो, तुम सोचते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से देख रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक चार्ज की वजह से इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैसा होगा वो, तो इसका मतलब मैं टोटली इस पूरी कंप्लीट शीट की बात कर रहा हूं, याद रखना। तो उस चीज को पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी शीट इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इंडिविजुअल चार्ज की नहीं, पूरी शीट की बात कर रहा हूं। आगे बात समझ, तो पहले पूरी शीट की वजह से अपन को क्या देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहां पर दो छोटे छोटे से एलिमेंट ले लेते हैं। यहां पे भी हमने क्या ले लिया, एलिमेंट। तो इन एलिमेंट के अंदर क्या है, चार्ज। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट यहां पर और इस मिनिमम पॉइंट यहां पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लूं डायरेक्शन, तो मैं शीट की वजह से डायरेक्शन बता सकता हूं। मेरे शीट की वजह से डायरेक्शन यहां पर होगी। तो अपन क्या करते हैं, ये शीट ऐसे रखी हुई है, यहां एक पॉइंट लिया, यहां एक पॉइंट लिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर मेरे को इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, P पॉइंट थोड़ा सा यहां ले लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो ये स्ट्रेट लाइन, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन, यहां मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, ये वाला एंगल जो बनेगा ये अल्फा बनेगा। मान लो अल्फा बीटा कुछ मान सकते हो, ये भी अल्फा, दैट्स व्हाई ये भी अल्फा, दैट्स व्हाई ये भी अल्फा। ठीक है, आपने क्या माना है, छोटा सा एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लो, डीई, यस और नॉट। यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डीई, इस छोटे से अल्पांश एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। अगर मान लो ये डीई है, ये डीई है, इसकी वजह से यहां पर क्या मिलने वाला है, डीई कॉस अल्फा।
इसकी वजह से यहाँ मिलने वाला क्या मिलने वाला डी कॉस अल्फा। तो ये दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा। इस डी का यहाँ कॉम्पोनेंट डी कॉस अल्फा, इसका भी डी कॉस अल्फा, तो इसका भी यहाँ पर डी कॉस अल्फा, डी साइन अल्फा। इसका डी साइन अल्फा कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका डी साइन अल्फा कहाँ आएगा, इस तरफ। अब आप खुद देखो, जो डी साइन अल्फा है वो दोनों एक दूसरे क्या है, जस्ट अपोजिट। चार्ज डेंसिटी सेम है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इसलिए ये वाले और कंपोनेंट अपने आप को कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से अगर मैं इन दोनों एलिमेंट की वजह से बात करूं तो जो मेनली मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है इसकी परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी शीट, अगर मान लो, अब मैं आपको एग्जाम्पल तो बात करूं, ये मेरे पास एक शीट है, ठीक है। अगर ये मेरे पास शीट है, आप लोगों को दिख रही है, अगर मैं शीट को यहां पर ऐसा रख दूं और मैं अगर इस पॉइंट पर पूछूं, इस पॉइंट पर, तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलने वाली है, इस तरह से परपेंडिकुलर। अगर ये पूरी पूरी शीट यहां रख दूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलने वाली है वो, क्योंकि मैंने क्या लिया है, मैंने अभी दो एलिमेंट तो लिए। अगर मैं ऐसे बहुत सारे एलिमेंट ले लूं, जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, इनकी वजह से डायरेक्शन नहीं मिलेगी। फिर मैंने एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, तो टोटली टीम, अगर मैं इस पूरी शीट की बात करूं, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां मिलने वाली है, ये मिलने वाली है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये कि जो डी साइन अल्फा वाले कंपोनेंट है वो काम में नहीं आ रहे, वो कैंसिल हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस शीट के परपेंडिकुलर मिल रही है। तो पॉइंट कहने का क्या है, पॉइंट कहने का ये है कि दिस इज नॉट अबाउट द इंडिविजुअल चार्ज। जब आप पूरी की पूरी शीट की बात करते हैं तो आप पूरी की पूरी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलती है। इस चीज को याद रखना, ये अपने काम का पॉइंट। तो ये बात तो समझ में आ गई कि पूरी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। शीट ऐसे रखी हुई लाइक दिस, ठीक। अब अपने लिए चीज इजी हो गई है समझना कि अपन इसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे। तो मैंने बोला कि यह बहुत ही पतली शीट है, जितनी थिन सोच सकते हो ना उतनी थिन अपने दिमाग में लिया, ठीक है। अब दोबारा से अपन शीट की बात करते हैं। ये बन गई शीट, ठीक है जी। ये बन गया अपना प्लस चार्ज। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। पॉइंट कहां है, पॉइंट यहाँ। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैंने बहुत ही बारीक शीट मानी है, बहुत ही थिन शीट मानी है, तो भाई चार्ज मैंने यहां पुट किया, यहां मेरे को चार्ज मिला, चार्ज मैंने इस साइड पुट किया, बैक साइड, वो भी मुझे इस तरफ मिला। तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, बहुत ही थिन शीट है, चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमने चार्ज यहां रखा, चार्ज यहां भी है, चार्ज यहां रखा, चार्ज यहां भी है, क्योंकि ये कंडक्ट तो करेगी नहीं, बारीक से बारीक शीट है। अगर मान लो आप बस दिमाग में इमेजिन करो कि आपने केवल प्लस 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 चार्ज की एक शीट यहां रख दी। शीट का मतलब है, अब अपने दिमाग से एक बार शीट को हटाओ, ठीक है, और केवल इमेजिन करो कि यहां पर इस तरह से यहां पॉजिटिव 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 इस तरफ रखे हुए, ठीक है। शीट हटाओ, बारीक से बारीक है, प्लस प्लस प्लस, तो ये अगर यहां पर एक प्लस प्लस रखे हुए हैं तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा, और इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, ओनली अपने दिमाग में प्लस 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 चार्ज की एक दीवार बना के रखो, ओनली चार्ज पड़ा हुआ यहां पर चार्ज। तो ये प्लस चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये प्लस चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब कि यह जो बारीक शीट है, मैंने शुरू में कहा गेम बस ये कि ये बहुत थिन, बहुत बारीक है, बहुत ही बारीक थिन शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि आई हैव टू फाउंड दैट गॉसियन सरफेस, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, यहां से मान लो इस पॉइंट की डिस्टेंस r है, यहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब गॉसियन सरफेस थिन करनी है अपन को कि इस P पॉइंट पर। एक बात बताओ, अभी आपको पता चला
कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे इस तरफ है। एज द सेम वे पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, शीट के इधर भी आएगी, शीट के इधर भी आएगी। तो गॉसियन सरफेस यूनिफॉर्मली बनेगी, और यूनिफॉर्मली ऐसी बनेगी जिसके पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो, वेरी ना करे। तो दिमाग में क्या आता है कि ऐसा करो, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। एज द सेम वे यहां पे भी गॉसियन सरफेस बनी है आपकी ऐसे। अब जो बात है वो मेन बात ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया या पूरी पूरी गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इन सभी पॉइंट के लिए डिस्टेंस सेम होने वाली है। एज द सेम वेज पी पॉइंट, अगर मैं पी पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट के सिमेट्रिक जितने भी पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब कि गॉसियन सरफेस इस तरह से ही बन सकती है। अब हमें क्या पता है, अगर मान लो आपको ये गॉसियन सरफेस दिख रही है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है, एज द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होती है। तो इस बिहार पर अपन क्या निकाल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आइए, अब अपने पास इस पूरे के पूरे जो अपन ने गॉसियन सरफेस मानी है इसको अपन तीन पार्ट में तोड़ के डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मान लो इस वाले पार्ट को अगर मैं नाम दूं तो उसको मैं नाम दे देता हूं S1, ठीक है। ये अपने पास ये प्लेन इस तरह से, ये आपके पास शीट, ये गॉसियन सरफेस इस तरह से, ये ऐसे, ये शीट, ये गॉसियन सरफेस। तो जो ये वाला पार्ट है इसको मैं S1 दे रहा हूं, ये सब प्लेन, इसको मैंने S1 नाम दिया, ठीक है। और जो ये सर्कुलर पार्ट है दिस वन, इसको मैं नाम दे रहा हूं S2, इसको मैंने नाम दिया S2। और जो थर्ड पार्ट है इसको मैं नाम दे दिया S3, ठीक है। क्या मान ले, एक एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक। तो अगर एलिमेंट देखो तो इस एलिमेंट को बोल देते हैं ds, ds की डायरेक्शन और यहां पर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ds की डायरेक्शन, यहां पे छोटा सा एलिमेंट माना आपने, तो ds की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां रखोगे ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डिस्कस किया कि वो इसके परपेंडिकुलर है ही, तो ds और e के बीच का एंगल कितना मिलेगा, 0, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर आप क्या लोगे, छोटा सा एलिमेंट अगेन, मान लो ये आपने ds1 मान लिया, ds मान लो, यहां पर आ जाओ, यहां पर एक और ले लो ds। तो अब इस सरफेस के, अगर इस वाले सरफेस पे बात करूं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ds की वैल्यू तो कैसे मिलेगी, परपेंडिकुलर ds वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर, जिसकी बात हो चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर, एंगल कितना होंगे, 90। साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ds इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया, 90। थर्ड पे आ जाओ, यहाँ पर सेम कहानी होगी। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और वही एक ds। तो यहाँ पर ds और e की डायरेक्शन कैसे मिलने वाली है, सिमिलर। इसका ना एंगल कितना मिलेगा, 0। तो इस पूरी की पूरी सरफेस को अपन ने तीन पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे अपन को ds और e के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, 0। यहाँ पर ds और e के बीच में एंगल मिल रहा है 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी शीट के लिए कैसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरह से परपेंडिकुलर, गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल 90, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के एंगल 0, क्योंकि ये और ये सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब सबसे जो मेन बात उस पे आओ, मेन बात ये है कि हम जब गॉसियन सरफेस यूज में लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर अपना एनक्लोज चार्ज कितना है। तो बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज तो केवल यही तो आएगा, यही तो आएगा। और ये किसके बराबर होगा भाई, ये इनकी तो बराबर होगा। मतलब कहने मतलब है एरिया, इनका जो एरिया है, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, तो तीनों क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, ठीक है। अब समझो बात क्या है, बात ये है
कि ये मेरे पास शीट, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस, मैं मान लो यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पी पॉइंट है, ये मैं नहीं रखता। तो अब चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, तो वो आपने इस तरह से रखा। तो एनक्लोज चार्ज जितना इसका ये वाला एरिया है, जितना इसका ये वाला एरिया है, उतना ही तो इसका ये वाला एरिया है। यस और नो? सेम ही तो है, गॉसियन सरफेस सारी की सारी सिमेट्रिक है। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, वो चार्ज कितना है, तो मैंने इस तरह से रखा इसको। तो अब मेरे को इसके अंदर कितना एनक्लोज चार्ज आ रहा है वो अपन देखते हैं कितना है। देखिए मैं इसको डायग्राम इसको और क्लियर कर देता हूँ। सरफेस रखी थी वो इतनी है, तो इस बाकी जो गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज है, मेरे को उससे कंसर्न नहीं है। मेरे को कंसर्न ये है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया। और मुझे पता है कि इसका अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, मान लो मैं टोटल एरिया इसका ए मानूं, अगर मैं छोटे छोटे एरिया ऐड करूं तो इसको माना टोटल एरिया में ए मानूं, तो जितना इसका ए यहाँ पर आएगा उतना ही ए यहाँ पर आएगा। उस ए के अंदर की चार्ज की बात होगी, उस ए के अंदर की। क्यों? क्योंकि बाकी चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमने क्या मानी थी, अपनी गॉसियन सरफेस यहाँ मानी थी। तो इसके अंदर जितना चार्ज है मैं उसी की बात करूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे गॉसियन लॉ लगाते टाइम एनक्लोज चार्ज इन गॉसियन सरफेस डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो तीन पार्ट ध्यान दो, S1, S2 और S3। S1 में एंगल 0 है, S2 में 90 है और S3 में एंगल फिर 0 है। ठीक है, तो डायग्राम नीट एंड क्लीन दिमाग में रखना कि डायग्राम बनाया कैसे। ठीक, अब मैं इसको हटाता हूं। अब बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और फिर कुछ भी नहीं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन। क्योंकि सिग्मा क्यू क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल एनक्लोज चार्ज होता है। और अब मैंने आपको बता दिया कि कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए अपन इसको तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला E डॉट ds वेक्टर S1 के लिए प्लस E डॉट ds वेक्टर S2 के लिए प्लस E डॉट ds वेक्टर S3 के लिए। तीन ही पार्ट में टूटी थी अपनी। और सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन। सिग्मा क्यू टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज। इसको एक बार देख लीजिए। अब अगर अपने S1 की बात करें, जो S1 अपने पास यहाँ था, उसके लिए अपने पास क्या बनेगा, उसके लिए बनेगा E ds cos 0 डिग्री। ठीक है जी, इंटीग्रेशन साइन प्लस S2 का 90 था, E ds cos 90 डिग्री। थर्ड S3 इस तरफ था, E ds फिर cos 0 डिग्री इक्वल्स टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन। इसको देख लो, S1 के लिए तुम्हें पता ही है 0 था इस तरफ, S2 E और ds के बीच में 90 था और S3 E ds फिर जगह से क्या हो cos 0। ठीक है, अब अपन को क्या ध्यान देना है कि वैल्यू कैसे निकलेंगी। E ds cos 0, E इंटीग्रेशन ऑफ ds ये हो गया 0 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ds अंदर बचेगा। ds मैंने ये जो पार्ट लिया था, यहाँ पर ये पार्ट और यहाँ पर से इस तरह से था, तो यहाँ पे अपन ने ds लिया था, यहाँ पे अपने ds लिया था, यहाँ पर तो ये वाला पार्ट तो 90, ये तो 0 हो ही गया, इस पे तो अपन को कुछ मिला नहीं, ये और ये पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पर इस ds को ऐड करूँ, अगर मैं यहाँ पर इस वाले केस में कंप्लीट ds को ऐड करूँ, तो कंप्लीट ds को ऐड करके इसका ही तो एरिया मिलेगा। एज द सेम वे कंप्लीट ds को ऐड करूँ यहाँ पे, तो यही तो एरिया मिलेगा। और ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि यहाँ पर ds का क्या है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन। तो इन दोनों का अगर ds को ऐड करूँ तो इन्हीं का तो एरिया मिलेगा। इस छोटे से ये छोटा सा ds है, तो अगर मैं ऐसे छोटे छोटे सारे ds ऐड करूँ तो यही तो एरिया मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता।
अब एरिया दोनों के लिए बराबर मिलेगा, तो मैं क्या करूं, इसको एक नाम देता हूं, इस टोटल को ए बोल देता हूं, ठीक है। तो ds ऐड करने पर जो मुझको एरिया मिलेगा उसको नाम दे दिया अपन ने ए, तो यहाँ मिला ई ए प्लस ये तो अपने पास एज द सेम है, ये जीरो है ई ए। अब पर यूनिट चार्ज जो है, पर यूनिट एरिया का चार्ज कितना बता रखा है, सिग्मा। ध्यान दो, पर यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, और एनक्लोज चार्ज इसके अंदर कितना आएगा, एनक्लोज चार्ज वही आएगा। कैसे, एरिया ये वही है, जितना एरिया ये है उतना ही ये गॉसियन सरफेस का एरिया। तो जितना अगर पर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा, वो क्या होगा, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। पर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है, पर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है, एक एप्पल की रेट सिग्मा है, तो 10 की कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई करो। तो पर यूनिट एरिया का चार्ज पता है, इस एरिया का चाहिए क्योंकि अब वहां पर एरिया सेम ही है, ये बात तुम्हें पकड़ में आ गई होगी, इजी है। यहाँ कितना मिला, ट्वाइस ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ई ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या करो, कैंसिल। तो बेटा जब फॉर्मूला मिलने वाला है उस पर ध्यान दो, फॉर्मूला मिलेगा E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए, E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपने आप में एक अनोखा फॉर्मूला है। अनोखा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, क्योंकि हमने जो पॉइंट माना था वह शीट से r डिस्टेंस पर माना था। मान लो ये अपने पास शीट थी, तो मैंने कहा था कि इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, लेकिन वो डिस्टेंस r तो इस फॉर्मूले में आ ही नहीं रही। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कनेक्टिंग शीट की वजह से किस पर डिपेंड नहीं करता, आर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। गेटिंग पॉइंट। इसका रीजन डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार देखिए फॉर्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म में, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट n का, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, आर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है एंड योर मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ग्राफ बनाया जाए E and if you talk about the distance r, तो E r पे डिपेंड नहीं करता, that's why it behave as a constant. Electric field does not depends on a distance, किसमें, infinitely long non conducting sheet में it does not depends on a r। जबकि अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी पढ़ा है वो डिपेंड करता है r पर। जैसे कि E इक्वल्स टू k क्यूब बाई r स्क्वायर आपने पढ़ा था, 2k लैम्डा अपॉन r पढ़ा था, तो वो r पर डिपेंड कर रहा था, ये r पर डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये इसका मतलब क्या, कांस्टेंट। ठीक है, और अगर यही फॉर्मूला, यही अगर ग्राफ बनाया जाए E और सिग्मा के लिए, ठीक है, E और सिग्मा के लिए, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से। कैसे बनेगा, इस तरह से। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में है E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E सिग्मा पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। गेटिंग पॉइंट। तो E और सिग्मा के लिए स्ट्रेट लाइन फॉर्म ग्राफ बनेगा। आर पे डिपेंडेंसी क्यों नहीं है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऐसे हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मानी ना अपन, परपेंडिकुलर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर मिला ना, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, जैसे कि मान लो मैंने ये इस पॉइंट की बात करी, तो यहां से इससे r डिस्टेंस पर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी, 3। इस r को बढ़ा दो, इस r को बढ़ा के तुम यहां, और अब भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है, 3। कहने का मतलब जब r इसके पास थी और तुम इस पॉइंट की बात कर रहे थे, तो इस r से इस r डिस्टेंस पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी। तुमने r बढ़ा दी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब भी कितनी निकल रही, 3, और ऐसे ही कहां तक जाती रहेंगी, आगे तक मूव करती रहेंगी।
दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। गेटिंग पॉइंट? तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। याद रखना यह शीट बहुत 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 पतली, यहाँ पर मेनली गेम ही क्या है कि शीट बहुत पतली हो, और जब हम कंडक्टिंग शीट मानते हैं ना तो कंडक्टिंग शीट में हम थिकनेस लेके चलेंगे, कंडक्टिंग शीट में क्या लिखेंगे, थिकनेस लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो ये टॉपिक पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई डाउट हो प्लीज डू आस्क, चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।